आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 प्रारंभिक प्रीलिम्स के लिए। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो ये पूछता है कि जो भारतीय साक्षर अधिनियम है वो किस पर लागू नहीं होते। ठीक है, पहले यहाँ पे 7 पॉइंट दिए गए थे जिसमें जम्मू कश्मीर भी सम्मिलित था, लेकिन अब यहाँ से जम्मू कश्मीर पे भी अधिनियम लागू होने लगा है। तो इसलिए अब टोटल जो यहाँ पे पॉइंट्स रह गए हैं वो 6 पॉइंट रह गए हैं जिस पे यह अधिनियम जो है अब लागू नहीं होता है। वो क्या क्या हैं, जैसे कोई आर्मी एक्ट है, आर्मी एक्ट पे यह अधिनियम लागू नहीं होता है। नेवल डिसिप्लिन एक्ट पे यह अधिनियम लागू नहीं होता। इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट पर यह अधिनियम लागू नहीं होता। एयरफोर्स एक्ट पर यह अधिनियम लागू नहीं होता। साथ में शपथ पत्रों पर तथा मध्यस्थम के बीच में जो कार्यवाहियाँ की जाती हैं उन पे यह अधिनियम लागू नहीं होता। नेक्स्ट एक और पॉइंट है जो विभागीय कार्यवाहियाँ हैं, विभागीय कार्यवाहियों पर भी भारतीय साक्षर अधिनियम लागू नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किस पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है। यही बात सेक्शन 1 में कही गई। सेक्शन 2 पूछ लिया जाता है कि सेक्शन 2 कब रिपील की गई। तो सेक्शन 2 रिपील की गई है निरसन अधिनियम 1938 में। 1938 में ये धारा 2 जो है इस अधिनियम की वो रिपील कर दी गई है, यानी कि निरसित कर दी गई है। अब बात कर लेते हैं यहाँ जो डेफिनेशन क्लॉज दिए गए हैं। डेफिनेशन क्लॉज को आपको याद करना पड़ेगा। कभी कभी पैरा पूछ लिया जाता है, हालांकि यहाँ पैरा दिया नहीं है लेकिन एक क्रम बताया है कि पहले क्या है, उसके बाद में कौन सी डेफिनेशन दी गई है, उसके बाद में कौन सी डेफिनेशन दी गई है। तो पहला जो क्रम में है वो है आपका कोड। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो कोड ही होगा, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहला जो पैरा है वो वहाँ पे क्या बताया गया है, आपका कोड के बारे में, यानी कि न्यायालय के बारे में बताया गया है। ठीक है, न्यायालय में क्या सम्मिलित है, तो न्यायालय में जो आपके न्यायाधीश हैं, मजिस्ट्रेट हैं तथा वैध रूप से जो साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति हैं वो सभी न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यही सेक्शन जो सेक्शन 3 का पैरा 1 है वो इस बात को तय कर देता है कि जो मध्यस्थ हैं, जो मीडिएटर हैं, वो किस में नहीं आते, वो न्यायालय में नहीं आते। ठीक है, तो मध्यस्थम जो मीडिएटर है उसके लिए आर्बिट्रेटर जिसको हम कहेंगे, ठीक है, आर्बिट्रेटर न्यायालय शब्द के अंतर्गत नहीं आता है। इसके बाद में जो पैरा 2 है वो तथ्य के फैक्ट के बारे में बताता है। फैक्ट में बताता है कि फैक्ट में 2 चीज़ें बताई गई हैं। एक तो आपका भौतिक तथ्य के बारे में बात की गई है, दूसरा मानसिक तथ्य के बारे में बात की गई है। तो भौतिक तथ्य क्या है, जैसे भौतिक का मतलब जैसे कोई वस्तु है, किसी वस्तु की अवस्था है, वस्तु का संबंध है, ठीक है, जो कि इंद्रियों के द्वारा बोधगम्य होता है। जैसे कि आपने किसी भी चीज़ को सूंघा, देखा, महसूस किया, ये सब क्या है, ये आपके भौतिक तथ्य के बारे में आते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, भौतिक तथ्य है। दूसरा क्या है, मानसिक दशा। मानसिक दशा का किसी व्यक्ति को किसी बात का भान था, ठीक है, तो ये उस व्यक्ति की मानसिक दशा के बारे में बता रहे। तो तथ्य 2 प्रकार के, एक भौतिक तथ्य है यहाँ पे पैरा 2 में, दूसरा आपका मानसिक तथ्य के बारे में बात की गई है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है उनको देख लीजिएगा। यह है कि अमुक स्थान में, अमुक क्रम में, अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, एक तथ्य है। मतलब ये आपको पता ही है कि कहीं पर भी कोई स्थान पे जैसे किसी वस्तु की अवस्था हो गई, कोई वस्तु है, ठीक है, किसी मनुष्य ने कुछ कहा या सुना, ठीक है, कुछ देखा, कुछ शब्द कहे, कोई व्यक्ति किसी भी अपनी राय रखता है, ठीक है, या उसका कुछ आशय है किसी भी बात को, ये सब क्या है, ये एक तरीके से फैक्ट हैं। उसने क्या कार्य किया, कार्य कैसा था, सद्भावपूर्वक था या कपटपूर्वक था, ये सारी चीज़ें क्या हैं, तथ्य हैं। और इसके बाद में लास्ट है कि किसी भी व्यक्ति की कोई ख्याति है, ये भी क्या है, ये एक तथ्य है। इन तथ्यों को क्या, जब आप साक्ष्य पेश करते हैं तो उस समय इन सारे तथ्यों को पेश किया जाता है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं ये सब फैक्ट के अंतर्गत आएंगी। इसके बाद में अगला जो पैरा 3 है वो 3 पैरा क्या बताता है, पैरा 3 सुसंगत के बारे में बताता है कि सुसंगत क्या है। जो हम आगे पढ़ेंगे ना कि सुसंगत तथ्यों का ही साक्ष्य दिया जा सकेगा, अन्यों का नहीं, यहाँ की सेक्शन 5 कहती है। ठीक है, तो सुसंगत क्या है, ये बात यहाँ से आपको क्लियर करनी पड़ेगी। सुसंगत का मतलब एक तथ्य दूसरे तथ्य का सुसंगत तब कहा जाता है जबकि वह तथ्यों की सुसंगति से संबंधित संबंधों
अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकार में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे के तथ्य से ससंगत। मतलब यहाँ कुछ ज़्यादा कॉम्प्लीमेशंस कुछ नहीं है, यहाँ सीधी सीधी भाषा में एक चीज़ आपको याद करना है, सुसंगत वो है जो इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 5 से लेकर के 6 से 55 तक में जो भी चीज़ें दी गई हैं वो सब एक दूसरे के लिए सुसंगत तथ्य कहे गए, ठीक है, वो सुसंगत है। इसके बाद में विवादक तथ्य। विवादक का मतलब क्या है, सीधी सीधी लैंग्वेज है, सीधी भाषा है कि एक व्यक्ति किसी भी बात को स्वीकार करता है, दूसरा व्यक्ति उस बात का इनकार करता है, ठीक है। जैसे हमने किसी पे आरोप लगाया, दूसरा कह रहा है कि भाई मैंने तो ये अपराध किया ही नहीं, तो ये सब क्या है, ये विवादक तय होगा कि क्या वह कार्य उस व्यक्ति के द्वारा किया गया, क्या ए के द्वारा बी की हत्या की गई, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये विवादक तय होते हैं, या और इन्हीं विवादकों पर ही निर्णय आधारित होता है, ठीक है। विवादकों पर भी क्या होता है, निर्णय आधारित होता है। तो ये विवादक तथ्य के बारे में यहाँ पे जो पैरा 4 है वो आपका यही बात बताता है कि विवादक तथ्य क्या है। अब विवादक आपको पता है, अब कोई भी व्यक्ति यहाँ पे ये जो सीधी सी जो डेफिनेशन क्या कह रहा है, ऐसा कोई भी तथ्य जिसे अकेले ही से या अन्य तथ्यों के संसर्ग से, या तो वो तथ्य स्वयं अकेले में हो सकता है या किन्हीं अन्य तथ्यों के साथ संबंधित हो सकता है, मतलब उनसे कोरिलेटेड हो सकता है, किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के, मतलब किसी व्यक्ति का कोई अधिकार है, किसी व्यक्ति को किसी कार्य का करने का कोई दायित्व था या है, ये क्या है, ये सब विवादक ही तो तय करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए कोर्ट में केस कर दिया, ठीक है, तो न्यायालय क्या देखेगा, क्या ये वास्तव में ये व्यक्ति क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार रखता है। तो ये सब क्या है, ये विवादक यहीं से शुरू हो जाता है कि क्या जब न्यायालय इस बात को देखता है कि क्या ये व्यक्ति वास्तव में इसके लायक है या इसको क्या इसका अधिकार है जिसकी ये मांग कर रहा है, ठीक है। और जबकि एक व्यक्ति कह रहा है मेरा अधिकार है, दूसरा व्यक्ति कह रहा है मेरा अधिकार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के पास अब यही पॉइंट, मतलब विवादक फैक्ट एंड इशू यही क्रिएट हो रहा है कि आप इस व्यक्ति का कोई अधिकार है जिसकी ये मांग कर रहा है, तो यही तो तय करना है विवादक के माध्यम से, इसी का तो निर्णय किया जाना है। तो यही बात विवादक तथ्य के बारे में कही गई है, ठीक है। तो जिससे कोई अधिकार, दायित्व, निर्योग्यता जो कि किसमें, किसी वाद या कार्यवाही में, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि कोई केस न्यायालय के पास आया, न्यायालय विवादक तय करेगा, जिसमें क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति प्राख्यान कर रहा है और दूसरा प्रत्याख्यान कर रहा है, ठीक है। तो अस्तित्व अनस्तित्व प्रकृति विस्तार की उत्पत्ति अवश्य में होती है। तो ये सब चीज़ें दिखा के क्या होगा कि जब किसी का अधिकार है या नहीं है, तो कोई भी आप ऐसा प्रूफ लाएंगे जिससे कि उस अधिकार का अस्तित्व दिखाई दे, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि नहीं इसका कोई अधिकार नहीं है, तो उसका अनस्तित्व को आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, कि उसका कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। तो जो अधिकार मांगा गया है उसका प्रकृति क्या है, कोई दायित्व मांगा गया उसकी प्रकृति क्या है, क्या वो सिविल नेचर का है या फिर वो क्रिमिनल नेचर का है, ये भी देखा जाएगा, ठीक है। उसका विस्तार की उत्पत्ति अवश्य में होती है, यही दिखाना है कि क्या उसके जो विस्तार है, जो चीज़ की वो मांग कर रहा है, चाहे वो अधिकार की कर रहा है चाहे दायित्व की कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये विवादक तय किए जाते हैं। जबकि इसका जो स्पष्टीकरण है वो ये कह रहा है, आपको पता ही है कि जो क्रिमिनल और अगर उसमें देखा जाए तो क्रिमिनल में तो आरोप तय किए जाते हैं और सिविल में फैक्ट एंड इश्यूज तय किए जाते हैं, ठीक है। तो क्रिमिनल में आरोप तय किए जाते हैं, तो स्पष्ट इसने यहाँ पे विवादक तथ्यों को बता दिया। जब कभी कोई न्यायालय विवादक तथ्य को सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रवर्त विधि के उपबंधों के अधीन, सिविल प्रक्रिया से संबंधित तत्समय प्रवर्त विधि क्या है, जैसे सिविल संहिता है, आपका संविदा विधि है ना, या फिर आपका SRA है, ये सब क्या है, ये सिविल विधि है। सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय विधि के उपबंधों के अधीन अभिलिखित करता है, ठीक है। अभिलिखित कर रहा है कि ये जो मैटर है वो हम किसी भी राइट की मांग कर रहे हैं, तो किसके आधार पर कर रहे हैं कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, उसके आधार पे हम मांग कर रहे हैं। तब ऐसे विवादक के उत्तर में जिस तथ्य का प्रख्यान या प्रत्याख्यान किया जाता है वह विवादक तथ्य है। यहाँ पे इन्होंने सीधे से बात बता दी कि जो विवादक हैं वो स्पष्ट कर दिया कि ये सिविल मैटर में तय किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन जो है सेक्शन 3 का जो पैरा 4 है वो विवादक तथ्य के बारे में बताता है। आपको पता ही है, एग्जाम्पल आप लोग यहाँ से VLET से पढ़ लीजिएगा
इससे क्लियर हो जा रहा है कि क्या ए ने बी की हत्या की, क्या उसको मारने का उसका आशय था, ये भी एक विवादक तय बन रहा है। ठीक है, हम अब चीज़ों को देखेंगे ना कि कोई मामला तो आया हमारे सामने, मामला आया तो अब हमें डिसाइड क्या करना है कि फैक्ट एंड इशूज़ क्या है, कि हम अगर फैक्ट एंड इशूज़ न्यायालय नहीं बनाएगा तो वो कैसे तय कर पाएगा कि कोई व्यक्ति क्या चाहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। फिर इसके बाद में है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की बात की गई। डॉक्यूमेंट से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है, मतलब डॉक्यूमेंट क्या है, एक सब्जेक्ट है। डॉक्यूमेंट एक सब्जेक्ट है जो क्या दिखा रहा है, एक मैटर है जो किसी पदार्थ को आप समझते हैं कोई सब्सटेंस, उस पर किसी अक्षर के द्वारा, अंकों के द्वारा, चिन्ह के साधन द्वारा या उनमें से एक या अधिक साधन हो सकता है, चिन्ह और अंक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, आपके अक्षर, अंक और चिन्ह तीनों हो सकते हैं। तो एक या अधिक साधन द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया, यहाँ विवक्षित वर्ड का यूज़ नहीं किया गया। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या है, अभिव्यक्त। अभिव्यक्त का मतलब है लिखित में हो सके। ठीक है, डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए, अभिव्यक्त रूप से होना चाहिए, और अभिव्यक्त जो होगा वो लिखित में होगा। विवक्षित की बात की नहीं है जो आचरण के द्वारा तय किया जाए, है ना। तो अभिव्यक्त या वर्णित किया गया, यहाँ उसका वर्णन किया गया है कि ऐसा कागज़ था, ये था, वो था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आश्रित हो या उपयोग किया गया। ठीक है, जैसे हमने कहा कि हमारा जो मामला है इसमें हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, तो उस डॉक्यूमेंट में कुछ तो लिखा ही होगा। ठीक है, तो जब डॉक्यूमेंट में कुछ भी लिखा होगा तो वो लिखा हुआ, आप ऐसा तो है नहीं कि मामला तो केस तो आपका वसीयत का चल रहा है और क्या कहते हैं आप ले करके खड़े हो गए कि ये दान है, ये नहीं। अगर वसीयत है तो आप यही दिखाइए कि वो वसीयत है। ठीक है, तो वो उसके संबंध में जो डॉक्यूमेंट पेश किया जा रहा है वो मामले के तथ्यों के जो फैक्ट एंड इशूज़ हैं उनके संबंध में होना चाहिए, उससे बाहर नहीं होना चाहिए। यही बात कर रहा है, जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किया जाने को आश्रित है या फिर उसका उपयोग किया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे जो पूछा जाता है प्री में वो इसके पूछा जाता है लेख दस्तावेज है या नहीं, मतलब इसमें से क्या दस्तावेज हैं क्या दस्तावेज नहीं है। तो यहाँ पे ये 5 प्रकार, मतलब 5 एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनको आपको देखना पड़ेगा कि लेख जो है किसी भी डॉक्यूमेंट को जो रिटन फॉर्म में है वो क्या है, एक दस्तावेज है। कोई मुद्रित किया गया है किसी भी कागज़ को, या फिर कोई शिला मुद्रा है। ठीक है, या कोई फ़ोटो चित्रित है। ठीक है, फ़ोटो चित्रित शब्द हैं वो सब क्या है, वो दस्तावेज है। इसके बाद में मानचित्र, कोई मैप है या फिर कोई प्लान है आपका, ठीक है, वो रेखांकन किया गया है, वो भी एक दस्तावेज है। धातु पर, यानी कि कोई धातु की चादर है, जैसे हम सोने पे चांदी पे कुछ की इंस्क्रिप्शन करा लेते हैं। ठीक है, शिला का मतलब आप जानते हैं पत्थर कुछ है, उस पर उत्कीर्ण लेखा करा लिया। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये दस्तावेज है। उपहासांकन दस्तावेज है, अगर मजाक में भी आपने किसी को, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर लांछन लगाया है, भले ही वो मजाक का ही है, ठीक है, और आपने एक स्क्रिप्ट बना दी और ये किसी भी दस्तावेज में एक फॉर्म में है जो लिखा गया है या चित्रित है, तो उपहासांकन को भी यहाँ पे दस्तावेज माना गया है। ठीक है, व्यंग चित्र जो बनाए जाते हैं, कार्टूनिस्ट जो बनाते हैं, ये भी सब क्या है, ये एक दस्तावेज है। ठीक है, तो ये हो गए। इसके बाद में 2 का सेक्शन 3 का जो पैरा 6 है, साक्ष्य की बात है, साक्ष्य। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, साक्ष्य, इसको ऐसे याद किया जा सकता है। तो साक्ष्य के अंतर्गत क्या आता है, साक्ष्य। अब आप साक्ष्य जो न्यायालय में ले जाएंगे तो कैसे हो सकता है, साक्ष्य आपको पता है मौखिक हो सकते हैं या दस्तावेजी हो सकते हैं। ठीक है, मौखिक में मैंने जिस समय आपको चार्ट बनवाया था उस समय मौखिक मैंने आपको बताया सेक्शन 59 और 60 जो है वो मौखिक साक्ष्य के बारे में बताती है। ठीक है, फिर उसके बाद में धारा 61 से लेकर के 90A आपको दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में बताते हैं। तो मौखिक साक्ष्य क्या है, कथन होंगे, बयान होंगे जो साक्षियों के द्वारा दिए जा रहे हैं, है ना। मौखिक साक्ष्य ही तो हो सकते हैं कि जो कोई कथन है, किसी व्यक्ति ने कुछ कहा, या कोई बयान है जो उसने दिए। ठीक है, एक ही बात है। वे सभी कथन जिसके जांचाधीन तथ्य के विषयों के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा करता है या अपेक्षा करता है। ठीक है, साक्ष्य क्या है कि किसी भी व्यक्ति के कथन जिसे न्यायालय यह अपेक्षा करता है कि उस व्यक्ति के द्वारा, मतलब जो साक्षी है वो साक्षी न्यायालय में आए और उनको पेश करें। ठीक है, तो ये क्या है, और वो किस लिए,
वो किसी भी तथ्य के विषय के संबंध में जांच किए जाने के लिए कि क्या वास्तव में ये बात सही है। ठीक है, जो आरोप लगाया गया है उनको आप प्रूफ तो साक्ष्यों के द्वारा दिलाया जाएगा। इसके बाद में है ऐसे कथन क्या है, ये मौखिक साक्ष्य, जहाँ साक्षियों को बुलाए जाने की अपेक्षा की जा रही है किसी विषय के संबंध में न्यायालय के द्वारा अपने किसी फैक्ट को एक ही इंक्वायरी करने के लिए, तब वो मौखिक साक्ष्य हैं। इसके बाद में न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेजें जिनमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी हैं दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते। तो दस्तावेजी साक्ष्य में आपके इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी हैं और आपके जो दस्तावेज आपने जो बनाए हैं, डॉक्यूमेंट्स जो बनाए हैं, जो हमने पीछे पैरा 5 में जो देखा था, पैरा 5 में दस्तावेजों को देखा था, उनमें अगर कोई स्क्रिप्ट है, लिखा है या अंकों के द्वारा है या चिन्हित है, ठीक है, तो वो सारे दस्तावेज क्या है, वो क्या मान लिए जाते हैं, वो साक्ष्य है। ठीक है, तो दो प्रकार के यहाँ पे साक्ष्य, एक तो मौखिक कथन, दूसरा किसी भी व्यक्ति का डॉक्यूमेंट की जो एविडेंस है वो साक्ष्य के अंतर्गत आता है, इसको दस्तावेजी साक्ष्य कहते हैं। इसके बाद में जो अगला जो पैरा है, पैरा 7, साबित, सा से सात, सा से साबित। ठीक है, ऐसे याद करना है। तो पैरा 7 जो है वो साबित की बात कर रहा है, यानी कि प्रमाणित की बात कर रहा है। साबित क्या है कि कोई तथ्य साबित हुआ तब कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों के संबंध में विचार करने के पश्चात या तो यह समझता है कि उसका अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझता है कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थिति में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है। ठीक है, साबित का मतलब है केवल न्यायालय ही नहीं, एक कॉमन प्रूडेंट पर्सन भी ये मान सकता है कि वो तथ्य साबित हो गया है या उस तथ्य को जिसको पेश किया जा रहा है उसका वास्तव में ही अस्तित्व है। ठीक है, तो ये क्या है, ये साबित हुआ मान जाएगा, जिसे न्यायालय अधिसंभाव्य समझता है। ठीक है, जो न्यायालय ने ले लिया जिसको, वो तो हो गया साबित, ऐसे मानिए। जिसे न्यायालय ने एडमिट कर लिया वो तो हो गया साबित, और जिसे न्यायालय ने एडमिट नहीं किया, ठीक है, जिसको न्यायालय ने एडमिट नहीं किया और वो समझता है कि इस साक्ष्य का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है, ये कॉमन प्रूडेंट पर्सन से भी अगर पूछा जाए वो भी ये समझता है कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये तो फालतू में न्यायालय का समय बर्बाद करने की चीज़ें हैं, तो वो हो जाता है आपका साबित ना साबित। ठीक है, साबित नहीं हुआ का मतलब है ये बीच की स्टेज होती है, ना तो वो साबित हुआ और ना ही वो ना साबित हुआ, मतलब वो डाउट में है, साबित नहीं हुआ मतलब हम लेकर तो आए किसी भी तथ्य को लेकिन हम उसे प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है, हम न्यायालय में कोई भी चीज़ लेके तो आए लेकिन हम उसे प्रूफ नहीं कर सकते, तो ना तो वो साबित हुआ और ना ही वो ना साबित हुआ। ठीक है, तो ये ऐसा जिसको मतलब ये जो है ये भी आपका जो अब आपने 7 में साबित देख लिया, ना साबित 8 में था, और साबित नहीं हुआ ये जो वर्ड है ये है पैरा 9। इसके बाद में इंडिया लास्ट 10वां जो पैरा है वो इंडिया में इन्होंने जम्मू कश्मीर राज्य के सिवा, लेकिन अब क्या है जम्मू कश्मीर राज्य भी इंडिया में आता है। ठीक, इसके बाद में आपने देखा कि 2000 IT एक्ट जब से 2000 में आया उसके बाद से एविडेंस एक्ट में बहुत सारी सेक्शंस में परिवर्तन किया गया और जिसको इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को अंकीय हस्ताक्षर के स्थान पर रखा गया, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र को अंकीय हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के स्थान पे, और साथ में सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर मतलब अंकीय हस्ताक्षर जहाँ वर्ड था उसे सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर बना दिया गया। ये जो अमेंडमेंट है वो 2008 के द्वारा किया गया, और उसके बाद पहले जो प्रमाणिक प्राधिकारी थे, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप था, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, ये सब जो वर्ड्स दिए गए हैं ये यहाँ पे जो जोड़े गए हैं तो इनका वही अर्थ लगाया जाएगा जो कि IT एक्ट जो 2000 का है उसमें जो डेफिनेशन दी गई है वही डेफिनेशन यहाँ पर भी काम करेगी। तो ये था हमारा आज का डेफिनेशन क्लॉज, और मैंने आपको बताया कि साक्ष्य अधिनियम किस पे लागू नहीं होता है, तो यहाँ तक का ये प्रोविजन कंप्लीट होता है। इसके बाद में सेक्शन 4 एक लास्ट में सेक्शन है जो सेक्शन प्रिजम्पशन की बात करती है। प्रिजम्पशन का मतलब 3 तरीके का प्रिजम्पशन होता है, एक होता है मे प्रेज्यूम, दूसरा होता है सेल प्रेज्यूम, तीसरा होता है कंक्लूसिव प्रूफ। ठीक है,
मे प्रज्यूम का मतलब ये आपका न्यायालय का विवेकाधिकार होता है और ये तथ्य की उपधारणा होती है, ना कि विधि की उपधारणा। ठीक है, यहाँ पे न्यायालय किसी भी बात को की उपधारणा कर सकता है, ये बात है। जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा उपबंधित, जहाँ कहीं पर भी इस अधिनियम में कर सकेगा वर्ड यूज़ किया गया है, वो क्या है, वो न्यायालय की डिस्क्रिप्शनरी पावर है। वहाँ न्यायालय कोई भी तथ्य अगर उसके सामने लाया जाता है तो उस तथ्य को वह साबित हुआ मान भी सकता है और साबित हुआ नहीं भी मान सकता है, ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके बाद में और न्यायालय को अगर लगता है कि ये किसी अन्य सबूत की ज़रूरत है तो वो उस सबूत की भी मांग पक्षकार से कर सकता है, तो इसे तो कहेंगे उपधारणा कर सकेगा। उपधारणा करेगा का मतलब है, उपधारणा करेगा ये क्या है, ये न्यायालय पे बाध्यकारी है कि न्यायालय उस बात को तब तक उपधारित करेगा जब तक कि वो नासाबित नहीं कर दिया जाता। ठीक है, तब तक मानेगा कि वह साबित है जब तक कि वह नासाबित नहीं कर दिया जाता। ठीक है, अगर कोई भी तथ्य आया न्यायालय के पास सामने और न्यायालय ने देखा तो वो यही समझेगा कि हाँ ये सही है। ठीक है, अगर दूसरा पार्टी उसको खंडित करना चाहता है तो उससे लाना पड़ेगा वो प्रूफ, तब वो नासाबित कर, अगर कर देता है तभी वो मानेगा। इसके बाद में निश्चायक सबूत। निश्चायक सबूत का मतलब है कंक्लूसिव प्रूफ, जिसका कोई मतलब अपवाद है ही नहीं, उसे न्यायालय मानेगा ही मानेगा, साबित मानेगा और नासाबित किए जाने के प्रयोजन से कोई भी अनुज्ञा यानी कि परमिशन भी नहीं देगा। तो ये हो गया सेक्शन 4। ठीक है, तो हमारे लिए आज के लिए ये काफ़ी है। तो थैंक यू।